नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। टॉप 5 में जिन जिन बड़ी खबरों पर, अभी तक की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, उन पर नजर डालने से पहले हेडलाइंस पर नजर। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गिर सकती है बिजली। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में सामने आए 4,785 नए कोरोना के मामले। राहत के बाद 21 दिन के बाद 100 से कम मौतें। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से दूसरी मौत। एम्स में बुजुर्ग ने तोड़ा दम। अस्पताल में चल रहा है 28 मरीजों का इलाज। दिल्ली के बाद देहरादून में भी लगे मोदी और वैक्सीन को लेकर पोस्टर। कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। पूछा, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री की टीम में शामिल होने की अटकलें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए अलर्ट की। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो चेतावनी 18 तारीख की शाम को उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की गई है। इस चेतावनी में क्या कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि उत्तराखंड राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जना हो सकती है, यानी कि हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर हो सकती है। कई जगहों पर भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। तो कई जगहों पर तेज हवाओं के चलने के साथ साथ बिजली गिरने की और गर्जना होने की संभावना भी जताई गई है। इसी के तहत जो चेतावनी जारी की गई है, उत्तराखंड में देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। यहाँ यानी कि इन जगहों इन जिलों के कई जगहों पर अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा राज्य के टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार जनपद में कहीं कहीं पर बहुत भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। इसके अलावा राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है, जहां पर तीव्र बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर झोंकेदार हवा जो कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ये चेतावनी उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी की है। 18 तारीख को ये चेतावनी जारी की गई थी और 19 तारीख को यानी कि आज और कल के लिए मौसम विभाग के द्वारा ये चेतावनी जारी की गई है। इसी संबंध में अब जो अलग अलग जिले हैं, जिन जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है, उनके जिलाधिकारी भी सतर्क हो गए। तमाम विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि अगर इस तरह से मौसम बदलता है, तेज तूफान आता है या फिर हवाएं आती हैं, ओलावृष्टि होती है, किसी तरह कोई नुकसान होता है, तो उससे जल्दी से जल्दी निपटा जा सके। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में प्रदेश में पिछले 21 दिनों के बाद एक राहत की बात कोरोना के इन नए आंकड़ों में देखने को मिली है। ये राहत की बात कोरोना से जो मौतें होती हैं उस मामले में देखी गई है। 21 दिनों के बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 100 से कम रही है। पिछले 21 दिनों से लगातार 100 के पार ये मामला जा रहा था। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में ये संख्या 100 से कम रही है। पिछले 24 घंटों का अपडेट मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड में 79 यानी कि 79 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो वहीं नए संक्रमित जो मामले सामने आए हैं 4,785। परसों की तुलना में ये मामले थोड़े से ज़्यादा जरूर हैं, लेकिन राहत की बात ये कि मौत के मामले यहाँ पर कम कुछ देखने को मिले हैं। तो 4,785 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 7,019 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है, यानी कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 7,019 रही है। इसी के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या प्रदेश में 3 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। 2,95,790 टोटल पॉजिटिव उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 76,232 पहुंच चुके हैं। जो एक्टिव केस है वो थोड़े से इस वक्त कम होते जरूर नजर आए हैं। मंगलवार को अगर हम सैंपल की बात करें, कितने सैंपलों की जांच की गई, तो 33,215 सैंपल की जांच नेगेटिव आई है और 4,785 सैंपल की जांच पॉजिटिव आई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि 38,000 के करीब सैंपल की जांच पिछले 24 घंटे में या फिर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है। अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें तो देहरादून में एक बार फिर से आंकड़ा 1000 के पार जा पहुंचा। 1226 कोरोना के केस देहरादून में सामने आए। हरिद्वार में 555, नैनीताल पौड़ी में 509, नैनीताल में 442, उधम सिंह नगर में 372। इस तरह से कोरोना के केस सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह कि 21 दिनों के बाद प्रदेश में कोरोना के चलते मौत की संख्या घटी है। ये 100 से नीचे आई है। 79 लोगों की मौत हुई है, जबकि ये भी बताया गया है कि कुछ मौतें जो थी वो बैकलॉग में एक बार फिर से दर्शाई गई है।
लेकिन जो पिछले 24 घंटों का डेटा है उसके मुताबिक 79 मरीजों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो कोरोना की पीक थी, हो सकता है वो पीक निकल गई हो और जो मामले हैं वो अब स्टेबल होते हुए नजर आए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में यही देखने को मिला है, कोरोना के केस लगातार कम हुए हैं तो कल मौत के आंकड़े भी कम हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस जो तेजी के साथ जिसके मामले कई जगहों पर देखने को मिले। उत्तराखंड में एक मौत इससे पहले हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से अब ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के चलते दूसरी मौत की खबर भी सामने आई है। इस वक्त ऋषिकेश जो एम्स है, इस एम्स अस्पताल में करीब 28 ऐसे मरीज हैं जिनमें ब्लैक फंगस है, जो ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं और उनका इलाज इस वक्त एम्स में चल रहा है। 28 मरीजों का इलाज चल रहा है, 2 मरीजों की वहां पर मौत हो चुकी है और 1 मरीज को स्वस्थ होने के बाद घर भेज दिया गया है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि 18 जो संक्रमित मरीज हैं उनकी सर्जरी भी वहां पर की जा रही है, यानी कि 28 जो संक्रमित हैं उनमें से 18 की सर्जरी की गई है। तो पिछले 24 घंटे में जो मौत एम्स से सामने आई है ब्लैक फंगस की वजह से, तो 72 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की ब्लैक फंगस के चलते मौत हुई है। अलीगढ़ की इस महिला को 12 मई को ये बताया जा रहा है कि एम्स में भर्ती किया गया था। कोविड संक्रमित ये महिला थी जिसको कि 14 मई को ब्लैक फंगस की पुष्टि इसमें हो गई थी और एम्स में इसका उपचार चल रहा था, जहां पर इस महिला की मौत हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो देहरादून में तो दून अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के 3 और संदिग्ध मामले सामने आए हैं। हल्द्वानी में भी ब्लैक फंगस का एक मरीज और एक संदिग्ध मरीज है जिसकी पहचान की गई है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर ब्लैक फंगस के केस इस तरह से सामने आ रहे हैं और एम्स ऋषिकेश जहाँ पर ब्लैक फंगस के 28 मरीजों का उपचार चल रहा है, इनमें से 18 मरीजों की बताया गई है कि सर्जरी की गई है और 1 मरीज पहले ही अपना दम तोड़ चुका था और 1 ने कल अपना दम तोड़ दिया। तो इस तरह से 2 मरीजों की मौत ब्लैक फंगस के चलते एम्स ऋषिकेश में हो चुकी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगे पोस्टर की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगे जिस पर लिखा गया था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इन पोस्टरों को लगाने के बाद कार्रवाइयाँ की गई। बताया गया कि जिन लोगों ने पोस्टर लगाए थे या फिर दिहाड़ी मजदूरी वाले जो लोग ये पोस्टर लगाने का काम कर रहे थे चंद पैसों के लिए, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद पूरे देश भर में जो सियासत है वो गर्माती चली गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, प्रदेश भर में कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला कर रही थी। इसी बीच देहरादून में भी मंगलवार को इस तरह के पोस्टर देखने को मिले। देहरादून में कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर और तमाम जगहों पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए जिसमें वही बात लिखी गई थी जो कि दिल्ली में लिखी गई थी, यानी कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इसके साथ साथ देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए उन पर आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जो है अपनी इमेज बिल्डिंग का काम कर रही है, सिर्फ करोड़ों रुपए इसके चक्कर में खर्च किए जा रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से इस पोस्टर वाले मामले में देखने को मिला था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि वैक्सीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस वक्त भारत को ही है। जब देश को इतनी आवश्यकता थी तो ऐसे में विदेशों को वैक्सीन भेजने का कोई औचित्य नहीं बनता है। क्यों आखिर विदेश में वैक्सीन भेजी गई, क्यों अपनी इमेज बिल्डिंग के चक्कर में इस तरह के काम किए गए, इस बात का जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। ये बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कही है और इसी के चलते पोस्टर भी देहरादून में देखने को मिले हैं। तो उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही ये इस्तीफा दिया है। बताया ये जा रहा है जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है, शत्रुघ्न सिंह ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है तो वो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की टीम में शामिल हो सकते हैं। यानी कि प्रदेश में जो स्थितियां इस वक्त हैं तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की टीम में शत्रुघ्न सिंह शामिल हो सकते हैं, जिन्हें प्रशासन का तो गहरा अनुभव है ही, साथ ही अन्य क्षेत्रों का भी उन्हें अनुभव है। और शत्रुघ्न सिंह पूर्व नौकरशाह रहे हैं, पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं और इस वक्त क्योंकि कोरोना जिस तरह से देश भर में, प्रदेश भर में अपने पैर पसार रहा है, जिस तरह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कई जगहों पर देखने को मिली है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हो सकता है कि उन्हें अपनी टीम में कोई बड़ी एक जिम्मेदारी दे दे शत्रुघ्न सिंह को। और उन्होंने इसी के चलते मंगलवार को मुख्य सूचना आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने करीब 6 महीना पहले दिया है। राजभवन हो गए, राजभवन में जाकर के उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा।
तो अब इस तरह की अटकलें काफ़ी तेज हो चली हैं कि शत्रुघ्न सिंह को उत्तराखंड सरकार कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोई बड़ी जिम्मेदारी शत्रुघ्न सिंह को दे सकते हैं। शत्रुघ्न सिंह को बताया जाता है कि भुवन चंद्र खंडूड़ी सरकार में भी काफ़ी पावरफुल एक अधिकारी थे, भुवन चंद्र खंडूड़ी के काफ़ी करीबी थे, और क्योंकि तीरथ सिंह रावत को भुवन चंद्र खंडूड़ी का करीबी माना जाता है, इसलिए उम्मीद ये जताई जा रही है, आशंका ये जताई जा रही है कि शत्रुघ्न सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शत्रुघ्न सिंह प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं, तमाम विभिन्न पदों पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और काफ़ी उन्हें अनुभव भी है। तो ऐसे में हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आदेश इस संबंध में जारी नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शत्रुघ्न सिंह को सरकार में या फिर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की टीम में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कौन सी जिम्मेदारी होगी, जिस जिम्मेदारी के लिए उन्होंने सूचना आयुक्त का पद छोड़ा, 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।